नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इन्फ्यूज़न नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से रहने वाले हैं 2 अप्रैल के, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। ठीक है, क्या हुआ है ऐसा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा मात्रा में अब सेमीकंडक्टर जो हैं वो भारत में बनाए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में कैनेस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। एक नया प्लांट है वो लगाया गया है सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और अहम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर जो बनेंगे, जो अपने मोबाइल फ़ोन्स में, सैटेलाइट्स में, लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, तो इसमें भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। याद रखने लायक चीज़ें क्या है यहाँ पर, कहाँ इसका उद्घाटन किया है? सानंद में, गुजरात के। नाम क्या है? कैनेस सेमीकॉन प्लांट। ठीक है, यह सुविधा भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनने में मदद करती है और इलेक्ट्रिक वाहनों, एआई, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को सपोर्ट करती है। यह पहल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 का हिस्सा है, जिसके तहत कई राज्यों में 1.6 लाख करोड़ से ज़्यादा की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो हैं वो लागू की जा रही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बने, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत कितनी राशि लगाई जाएगी ऐसी परियोजनाएं लागू करने के लिए? तो 1.6 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि। मुख्य बातों की अपन बात करें तो सानंद, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को मजबूती, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, ईवी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने पर फोकस। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 का ये हिस्सा है। भारत का लक्ष्य ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनना है। सेमीकंडक्टर बाजार के इस दशक के आखिरी तक 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर का जो बाजार है वो इस दशक के अंत में, माने 2030 तक 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो जाएगा? 100 बिलियन डॉलर तक का मार्केट हो जाएगा, लगभग दुगुना। अतिरिक्त बात करें तथ्यों की, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का लॉन्च किया गया था। सेमीकंडक्टर इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। किन चीज़ों के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, रक्षा प्रणालियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है इसके क्षेत्र में। तो याद रखने वाली चीज़ें, कहाँ उद्घाटन किया गया? गुजरात के सानंद में। नाम क्या है? केनेस सेमीकॉन प्लांट। किस पहल के तहत इसको लागू किया है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत ये प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सेमीकॉन जो इंडिया सेमीकॉन मिशन है, ISM है, इसको क्यों लॉन्च किया गया था 2021 में? क्यों लॉन्च किया गया था? चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। देखते हैं दूसरी जो करंट अफेयर है अपना, CSIR, NIS, CPR और आंध्र प्रदेश साइंस सिटी की साझेदारी। अब इनके बीच में एक MOU हुआ है भाई। किन किन के बीच में हुआ है? CSIR के बीच, CSIR, NIS, CPR और आंध्र प्रदेश साइंस सिटी, इनके बीच में देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने विज्ञान संचार को मजबूत करने और विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार STI नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश की साइंस सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किनके बीच में हुआ ये समझौता? वो तो चलो अच्छी बात है, मोटा मोटा क्वेश्चन है। CSIR, NIS, CPR और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ। आंध्र प्रदेश साइंस सिटी के बीच में साझेदारी हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डीप क्वेश्चन यहां से बनता है। तो विज्ञान संचार को मजबूत करने और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार SIT नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये चीज याद रख लेना।
इस समझौते का उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ाना और राज्य में एक मजबूत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को निर्माण करना है। एमओयू के उद्देश्य की बात करें तो इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देकर विज्ञान के प्रति जनता की समझ में सुधार करने, विज्ञान नीति और समाज की खाई को पाटना है। यह प्रौद्योगिकी स्थिरता और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करके डेटा संचालित शासन को सुगम बनाएगा। सहयोग के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करेंगे कि जो भी रिसर्च करेंगे वो संयुक्त रिसर्च करेंगे, ये अध्ययन प्रकाशित करेंगे और शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस साझेदारी में शैक्षिक सामग्री का विकास, परामर्श कार्यक्रम और वैज्ञानिक पत्रिकाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है ताकि पहुंच और ज्ञान के प्रसार को मजबूत किया जा सके। तो जो शोध ये करेंगे उसको लेकर के अध्ययन प्रकाशित करेंगे, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ नवाचार ये लाए जाएंगे और उनको और मजबूती मिलेगी। क्या क्वेश्चन बनता है? हाल ही में CSIR, NIS, CPR ने विज्ञान संचार को मजबूत करने और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? तो आंध्र प्रदेश की साइंस सिटी के साथ में SCAP, स्कैप के साथ में इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने अहम मंत्रालयों में नए सचिव जो है वो नियुक्त कर दिए भाई, फेरबदल किया गया है। जो मुख्य मंत्रालय हैं उनके सचिव बदले गए हैं। IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। देखो, भारत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के नए सचिवों को नियुक्त करके एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मंजूर किया। ये नियुक्तियां कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने प्रशासनिक दक्षता और शासन को बेहतर बनाने के लिए की हैं। तो ये नियुक्तियां कौन करता है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है वो ये नियुक्तियां करता है। कहाँ कहाँ किन की नियुक्तियां की गई? देखो, चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। संजय जाजू को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार को पर्यटन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। श्री वत्स कृष्ण को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये मुख्य मंत्रालय हैं: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग में इनकी नियुक्तियां की गई है। इनको याद रख लेना, नियुक्ति से संबंधित एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और इनमें से किसी की भी नियुक्ति आपसे पूछी जा सकती है कि इस मंत्रालय में किसे नया सचिव बनाया गया है। इस फेरबदल में वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया गया और उन्हें अहम मंत्रालयों में सचिव स्तर पर नियुक्त किया गया। इस तरह के तबादला नियमित प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा हैं जिनका मकसद केंद्र सरकार में तालमेल, नीति लागू करने और शासन की दक्षता को बेहतर बनाना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, चंचल कुमार को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में चंचल कुमार को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे अदर डिपार्टमेंट के बारे में, अन्य अधिकारियों के बारे में। नेक्स्ट अपना रहेगा रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच में 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसके बीच में, देखो, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए 2 माउंटेन रडार सिस्टम खरीदने के लिए, किसके लिए? 2 माउंटेन रडार सिस्टम खरीदने के लिए BEL के साथ में 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये किसके लिए हैं? ये 2 रडारें, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं, भारतीय वायुसेना के लिए हैं। और किस प्रकार की रडारें हैं? माउंटेन रडार सिस्टम। माउंटेन रडार सिस्टम ये हैं, इनके लिए 1950 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं भारत सरकार ने। यह डील नई दिल्ली में बाय इंडियन IDDM, स्वदेशी रूप से डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी के तहत साइन की गई, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अब स्वदेशी रक्षा तंत्र जो है वो मजबूत होगा, भारत में ही डिफेंस की जो चीजें हैं वो बनेंगी
और वो सेना को दी जाएंगी। स्वदेशी रूप से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो मेक इन इंडिया मिशन को भी क्या करती है, मजबूत बनाती है, उसे और बढ़ावा देती हैं। डील का उद्देश्य क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य भारत की हवाई रक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना है। खासकर पहाड़ी इलाकों में रडार शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाएंगे और मुश्किल इलाकों में हवाई खतरों की निगरानी में सुरक्षा करेंगे। तो रडार क्या है? माउंटेन रडार सिस्टम अभी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, जो हवाई रक्षा है उसमें ये अपना अहम योगदान देंगी। स्वदेशी तकनीक और निर्माण की बात करें तो ये माउंटेन रडार जो हैं ये डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई हैं और इनको बनाया गया है और बीईएल के द्वारा ये निर्मित किए जाएंगे। तो विकसित किए गए हैं और डिजाइन किए गए हैं माउंटेन रडार सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा, और इनका निर्माण जो है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कौन करेगा? वो बीईएल करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगा। ये रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करता। अब जब भारत में ही ऐसी चीजें डिजाइन होने लग जाएंगी, बनने लग जाएंगी, डेवलप होने लग जाएंगी स्वदेशी रूप से, क्या हो जाएगा? आईडीडीएम, स्वदेशी रूप से इंडियन क्या हो जाएंगे? डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएंगी। तो बाहर से मंगवाने की, आयात करने की, खरीदने की क्या नहीं पड़ेगी? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रणनीतिक महत्व क्या है इस बात का कि ये डील सरकार की प्रमुख पहलों जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करना है। यह घरेलू रक्षा उद्योग को भी समर्थन देगा और रोजगार पैदा करेगा। क्वेश्चन बन जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ में 1950 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो किसके साथ में? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए किया है? क्या खरीदना चाहते हैं? किस सेना को वो चीज़ों की ज़रूरत है? तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। भारतीय वायुसेना के लिए 2 माउंटेन रडार सिस्टम खरीदने का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये माउंटेन रडार सिस्टम है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? इसका निर्माण कौन करेगा? वो करेगा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है उचराल न्याम ओसोर। ये हैं उचराल न्याम ओसोर। कहाँ के हैं? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उचराल न्याम ओसोर को संसद स्टेट ग्रेट खुराल द्वारा मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। बहुमत का समर्थन हासिल करने के बाद उन्होंने पदभार संभाला और वे देश के 33वें प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं उचराल न्याम ओसोर। और ये कौन से नंबर के हैं? इनसे पहले कितने रह चुके हैं भाई? 32 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ये कौन से हैं? इनका नंबर है 33वां, ये याद रख लेना। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उचराल न्याम ओसोर ने गोम्बोजाविन जदान सातार की जगह ली। इनसे पहले जो है किनको रिप्लेस किया इन्होंने? जो प्रधानमंत्री पहले थे वो कौन थे? गोम्बोजाविन जदान सातार, जिन्होंने राजनीतिक अस्थिरता और सत्ताधारी पार्टी के बीच आंतरिक कलह के बीच इस्तीफा दे दिया था। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मंगोलिया में नेतृत्व में बार बार बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे वे 1 साल से भी कम समय में तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब भाई बार बार वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये जो उचराल न्याम ओसोर बने हैं ये 1 ही साल में तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं भाई। ठीक है, राजनीतिक बहुत हलचल वहां पर है, ऐसे समय में इनको प्रधानमंत्री यहां बनाया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद है वहां की स्टेट ग्रेट खुराल जिसका नाम है के द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। वे सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं जो नीति कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे की चुनौतियां क्या रहेंगी इनके लिए? नए प्रधानमंत्री के सामने कई प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी के भीतर विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा है। ऐसे समय में जब पहले ही इनसे पहले अभी इसी वर्ष में 2 नए प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। बढ़ती ईंधन कीमतें और मुद्रास्फीति को लेकर भी चैलेंजेस रहेंगे। खनन, निर्यात, कोयला और तांबा पर आर्थिक निर्भरता बनाने का भी इनके ऊपर प्रेशर, और भ्रष्टाचार और नीतिगत विसंगतियों को लेकर चिंताएं भी इनमें शामिल हैं। ये इनके सामने मुख्य चुनौतियां हैं। यस बैंक देखो, यस बैंक ने भारतीय बैंकों में S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग है,
ठीक है। इस रैंकिंग में पहला नंबर किसका आया है? यस बैंक का आया है। यस बैंक S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, ये CSA ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट है, 2025 की रिपोर्ट है। इसमें भारत के सबसे ऊंचे दर्जे वाले बैंक के रूप में उभरा है। कौन सा बैंक है भाई? यस बैंक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने 100 में से कितना स्कोर किया है? 79 स्कोर किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 अंकों का सुधार है। पिछली बार इसको 72 अंक मिले थे आउट ऑफ 100, इस बार 7 अंकों का सुधार हुआ है, तो 79 इसको मिले हैं पॉइंट। इसे लगातार चौथे वर्ष S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2026 में शामिल किया गया है। सस्टेनेबिलिटी स्थिरता के क्षेत्र में शीर्ष 15% वैश्विक बैंकिंग लीडर्स में इसे स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन की गई 9,200 से अधिक कंपनियों में से केवल 848 कंपनियों का चयन किया गया है। तो पूरी दुनिया भर में स्थिरता के मामले में, सस्टेनेबिलिटी के मामले में 9,200 से अधिक कंपनियों में से कितनी कंपनियों का चुनाव किया जाता है? ओनली 848 कंपनियों का। और उसके अंदर 79 पॉइंट हासिल करके यस बैंक जो है वो भारत की ओर से क्या बना है? टॉप बैंक बना है। S&P ग्लोबल CSA के बारे में बात करें तो इसका संचालन कौन करता है? S&P ग्लोबल करता है। टेस्ट का नाम क्या है? कौन सा टेस्ट है? कौन से जिसके आधार के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है? तो वो है कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, CSA। यह कंपनियों का मूल्यांकन ESG मापदंडों पर करता है। जलवायु रणनीति, कॉरपोरेट प्रशासन, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, मानव पूंजी विकास, मानवाधिकार, इनमें विभिन्न उद्योगों के लगभग 1000 डेटा बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो ये कुछ इसके मापदंड हैं कि इसकी जलवायु रणनीति कैसी है किसी भी कंपनी की, कॉरपोरेट प्रशासन उसका कैसा है, किस प्रकार का उसका रिस्क मैनेजमेंट है, वित्तीय समावेशन कैसा है, मानव पूंजी विकास कैसा है, मानवाधिकार के इन चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर ये रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है और इनकी रैंक जारी की जाती है, इनको पॉइंट दिए जाते हैं। यस बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ये क्या सेवाएं देता है? कॉरपोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, MSME और ट्रेजरी, ये सेवाएं यस बैंक प्रदान करता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, S&P ग्लोबल के द्वारा CSA रैंकिंग 2025 में किस भारतीय बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो बैंक कौन सा हो जाएगा? यस बैंक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा किस बारे में? भारत ने समुद्री और उभयचर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए द्वीप शक्ति त्रिसेवा अभ्यास जो है वो किया है। समुद्री और उभयचर, उभयचर मीन्स पानी की भी और स्थल की भी, तो पानी के साथ में स्थल की जो क्षमता है उनको बढ़ाया जाएगा। तो पानी के साथ स्थल को कैसे जोड़ा गया है कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी क्षमताओं और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी क्षमताओं को लेकर के समुद्री और अभयचर दोनों क्षमताओं को बढ़ाने के लिए द्वीप शक्ति त्रिसेवा अभ्यास किया। देखिए जानते हैं इसके बारे में, खबरों में क्यों है ये? क्योंकि भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना, ठीक है, जो इंडियन आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इन तीनों ने कौन सा अभ्यास है? त्रिसेवा अभ्यास है। तीनों सेनाओं ने द्वीप शक्ति नामक एक बड़े संयुक्त अभ्यास के लिए हाथ मिलाया। इसमें संयुक्त कौशल का उपयोग करके तटीय और द्वीपीय रक्षा के लिए त्वरित प्रतिक्रियाओं का परीक्षण किया गया कि भाई जो तटीय क्षेत्र हैं, जो द्वीपीय क्षेत्र हैं और जो जलीय क्षेत्र हैं, इसके लिए इन तीनों ने मिलकर के एक अभ्यास किया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर। नाम क्या है? द्वीप शक्ति है। उद्देश्य क्या है? तटीय और द्वीपीय रक्षा को त्वरित प्रतिक्रियाओं का परीक्षण। अभ्यास किस बारे में था? मुख्य लक्ष्य जांचना कि समुद्र और द्वीपीय क्षेत्रों में त्वरित कार्यवाही के लिए तीनों सेनाएं कितनी अच्छी तरह मिलकर काम करती हैं, कि तुरंत अगर आपको कार्रवाई करनी है इन क्षेत्रों में तो ये तीनों सेनाएं कितनी एक साथ मिलकर के कितना ये सहयोग के साथ में काम कर सकती हैं ऐसी परिस्थिति में। फोकस क्षेत्र है उभयचर हमलों,
समुद्री नियंत्रण और समुद्र तट पर उतरने, बीच लैंडिंग के लिए कौशल विकसित करना है कि भाई तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र या फिर जलीय क्षेत्र में क्या हो जाए, हमला हो जाए, हवाई हमला हो जाए, दूसरे देश के द्वारा किसी प्रकार का हमला हो जाए, उस हमले पर नियंत्रण, समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण, समुद्र तट के ऊपर जो बीच लैंडिंग होती है, समुद्र का तट होता है उसको क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, और वहां पर जो लैंडिंग की जाती है उसके लिए कौशल, स्किल्स जो है उनको क्या करना, बढ़ाना, उन स्किल्स का टेस्ट करना कि परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि आपको समुद्री क्षेत्र में क्या करना है, जैसे कि वायुयान को तटीय क्षेत्र में क्या करना, आपको लैंड करना है, तो किस प्रकार से करोगे, वो पायलट का स्किल जो है उसको परखना, उसको जांचना, उसको स्किल्स को और बढ़ाना। परीक्षित मुख्य कौशल की बात करें तो सटीकता, टीम वर्क और वास्तविक खतरों के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। गतिविधि और अभ्यास की बात करें तो संयुक्त अभियान सेना, नौसेना और वायुसेना ने समुद्र तटों और समुद्र में समन्वित किए हमले किए, उन्नत तकनीक का उपयोग किया, लैंडिंग अभ्यासों के लिए ड्रोन और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। प्रशिक्षण का फोकस क्या था, बहुसेना अभियानों के लिए रणनीति, तकनीकों और मानक नियमों में सुधार करना। महत्वपूर्ण क्यों है, आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, बहुक्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए नई तकनीक को शामिल किया जा रहा है। तो अब देखो भाई, इसमें मोटी मोटी बात आपको याद रखने लायक बता देता हूं। ऑपरेशन का नाम क्या है, द्वीप शक्ति। अभ्यास का नाम क्या है, द्वीप शक्ति है। किसने किया, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने किया। क्यों किया, समुद्री क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है और जो द्वीपीय क्षेत्र है उसके ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर अचानक हमला हो जाए तो उसके लिए किस प्रकार से तत्पर रहना, तैयार रहना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। भारत में विमानन सुरक्षा चुनौतियों के बीच वीर विक्रम यादव को डीजीसीए प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो डीजीसीए हैं इसका चीफ नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, विक्रम यादव को। भारत में विमानन सुरक्षा चुनौतियां जो हैं वो उभर कर सामने आई हैं और उन चुनौतियों के बीच में एक नियुक्ति हुई है। डीजीसीए के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, नाम है विक्रम यादव। क्वेश्चन क्या बनेगा कि डीजीसीए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, विक्रम यादव को किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने फैज अहमद किदवई की जगह ली है। अब ये पूछ लिया जाए कि इनसे पहले कौन थे, किनको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो वो है फैज अहमद किदवई। यह कदम एक बड़े नौकरशाही फेरबदल के बीच उठाया गया है, जिससे विभिन्न मंत्रालयों के 25 वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले दूसरी तीसरी स्लाइड में पढ़ा था कि कई जो आईएएस अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है, उनको सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई है। यहाँ पर क्या बनाया गया है, इनको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का चीफ बनाया गया है, प्रमुख इन्हें बनाया गया है। पूर्व जो थे, देखिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि 1996 के बैच ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। ठीक है, अतिरिक्त सचिव से हटाकर के इन्हें जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसका चीफ नियुक्त किया गया है। इनसे पहले फैज अहमद किदवई 1996 बैच मध्य प्रदेश कैडर के थे, को डीओपीटी में अतिरिक्त सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने जनवरी 2025 में डीजीसीए का नेतृत्व किया था। अन्य बदलाव क्या किए हैं, पुनीत कंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। विशाल गगन को सीआईसी सचिव नियुक्त किया गया है। पुनीत कंसल के बारे में अभी हम पढ़ करके आए हैं, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय है डीजीसीए का क्या बनाया है, अतिरिक्त सचिव बनाया है। और विक्रम यादव को क्या बनाया गया है, चीफ बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है। संदर्भ, विमानन क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं कि भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, जिसके साथ ही यात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा और ऑडिट और नियामक दबाव भी बढ़ रहे हैं। अब डीजीसीए को बेड़े के विस्तार और लागत संबंधी मुद्दों के बीच एयरलाइन संचालन, सुरक्षा अनुपालन और सेवा मानकों पर कड़ी निगरानी रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है कि यादव ऐसे महत्वपूर्ण दौर में पदभार संभाल रहे हैं जब विमानन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और साथ ही परिचालन तथा सुरक्षा संबंधी कमियों को
दूर करने की आवश्यकता है। ये फेरबदल एक ऐसे क्षेत्र में नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है जो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। तो विमानन जो मंत्रालय है, इसका भाई विमानन क्षेत्र का क्या है, विस्तार हो रहा है और तेजी से हो रहा है। आधुनिकीकरण जब इस दौर में है, लोगों के पास में समय कम है, तो हवाई सेवाएं जो हैं वो उनका भी विस्तार हो रहा है। तो सीधी सी बात है, तेजी से बढ़ता हुआ मंत्रालय है और इसके जो चीज़ें तेजी से बढ़ती हैं उनके सामने कई चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। देखो, ईएसए ने न्यूजीलैंड से लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ नेविगेशन टेस्ट करने से पहले कैलस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए। तो कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं भाई? सेलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। देखो खबरों में क्यों है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने न्यूजीलैंड से अपने 2 सेलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए। यह मिशन लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ नेविगेशन का टेस्ट करता है ताकि यूरोप के गैलीलियो सिस्टम को ज्यादा मजबूत और सिग्नल और नई क्षमताओं के साथ में बेहतर बनाया जा सके। अब लो अर्थ ऑर्बिट से जो यूरोप का गैलीलियो सिस्टम है उसको मजबूत सिग्नल मिले, नई क्षमताओं के साथ में उसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए इन्होंने ये सेलेस्ट सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किए गए। लगभग 1 घंटे बाद सैटेलाइट सफलतापूर्वक अलग हो गए। डिजाइन किसने किया? IOD-1 के लिए GMV एलन और एलन स्पेन ने। IOD-1 को किसने? GMV और एलन स्पेस जो है स्पेन के, इन्होंने डिजाइन किया है। और IOD-2 को थेल्स एलेनिया स्पेस फ्रांस ने डिजाइन किया है। ये 2 अलग अलग कंपनियां हैं जो इन्होंने IOD-1 और IOD-2 को क्या किया है, डिजाइन किया है। भविष्य की योजना क्या है? कुल 11 सैटेलाइट 2027 में और लॉन्च किए जाएंगे ताकि पूरी लो अर्थ ऑर्बिट लेयर बन सके। मुख्य उद्देश्य क्या है? सेलेस्ट गैलीलियो जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट सिस्टम की तुलना में एलईओ नेविगेशन के फायदों को दिखाता है। शहरी या ध्रुवीय इलाकों, ऑटोनोमस वाहनों, एविएशन और समुद्री क्षेत्रों के लिए ज्यादा मजबूत सिग्नल एल और एस बैंड जो है वो प्रदान करेगा। बेहतर लचीलापन, इंडोर नेविगेशन और आपदा प्रतिक्रिया, जमीनी सहायता में बिना नई फ्रीक्वेंसी और ऑटोनोमस ऑर्बिट तकनीक जो है, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। रणनीतिक महत्व की बात करें तो लगभग 510 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सेलेस्ट सैटेलाइट मुश्किल माहौल में मजबूत पीएनटी मींस पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सुविधा देते हैं। ये न्यू स्पेस दृष्टिकोण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच यूरोप के सेटनव विकास को क्या करता है? तेज करता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, किस संगठन ने सेलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए? तो किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने लॉन्च किए हैं। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजय पंत सिंघानिया का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। रेमंड के पूर्व चेयरमैन हैं जिनका नाम है विजय पंत सिंघानिया, इनका निधन हो गया 87 साल की उम्र में। रेमंड के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित विजय पंत सिंघानिया का मुंबई में 87 साल की उम्र में शांतिपूर्वक निधन हो गया। रेमंड में भूमिका इनकी क्या है? 1980 से 2000 तक की चेयरमैन रहे और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो रेमंड को भारत का शीर्ष टेक्सटाइल ब्रांड बनाया, डेनिम, स्टील और सीमेंट के क्षेत्र में विस्तार किया। विमानन उपलब्धियों की बात करें तो उड़ान के घंटे 2003 तक 5000 से अधिक। 1988 का कारनामा, लंदन से दिल्ली तक अकेले माइक्रोलाइट उड़ान 23 दिन, सहनशक्ति का रिकॉर्ड कि 23 दिन में अकेले लंदन से दिल्ली माइक्रोलाइट उड़ान। और 1994 की जीत के बारे में बात करें तो विश्व एयर रेस में स्वर्ण पदक इनको मिला। 2005 का रिकॉर्ड, हॉट एयर बैलून से 69,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, -93 डिग्री तापमान में नासिक के पास में ये उतरे थे। तो ये इनकी विमानन उपलब्धियां हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो साहसिक पुरस्कार तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2001 में इनको मिला। पद्म भूषण 2006 में मिला। वायुसेना में भूमिका क्या रही? मानद एयर कमोडोर 1994 में ये मानद एयर कमोडोर रह चुके हैं एयरफोर्स में। मुंबई के शेरिफ 2006, IIM अहमदाबाद गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन 2007 में ये नियुक्त थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि विजयपंत सिंघानिया कौन थे। वे रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और एक जाने माने भारतीय उद्योगपति और विमान चालक थे, जिनका अभी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की। मिलेंगे जल्दी ही आपसे नए करंट अफेयर के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।